आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और उन तस्वीरों में साहिल ने अपने आप को उसी लड़की के साथ पाया जिस लड़की की तस्वीर उसके पास थी। हर पेंटिंग में वो अलग अलग पोज में उसके साथ नजर आ रहा था। ये सब देखकर साहिल और रोहन के पैरों तले जमीन हट गई। दिमाग घूम गया। रोहन ने साहिल से कहा, साहिल, इन तस्वीरों में तुम्हें इस लड़की के साथ देखकर मैं हैरान हूँ। आखिर क्या संबंध है तुम्हारा इससे? क्या मतलब है तुम्हारा? साहिल बोल पड़ा। सॉरी साहिल, मैं पहले यही कंफर्म करना चाहता था, तभी तो हम सही निष्कर्ष पर आ सकते हैं। तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा यार। रोहन, तुम भी मुझे गलत ही समझ रहे हो। मेरा इस लड़की से कोई रिलेशन था और ना है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट रोहन। अभी दोनों की बहस चल ही रही थी कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों की नजरें आने वाले पर रुक गई और सामने एक आदमी नजर आया जो इस घर का मालिक था। देखने में एक बूढ़ा इंसान था। एज तकरीबन 70 के आसपास की होगी। सर के बाल और दाढ़ी मूछें सफेद, आंखों पर चश्मा और हाथों में पेंट लगा हुआ। रोहन ने उससे कहा, हेलो अंकल, मैं रोहन जो पिछली बार आपसे मिलने आया था। ओह, तो तुम रोहन हो। और ये तुम्हारे साथ? जब उसके साहिल पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने साहिल से कहा, तुम? मैं कह नहीं सकता तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। इतने सालों बाद तुम वापस आ गए बेटा। देखो, आज भी मैंने तुम्हारी प्रेम कहानी को जीवित रखा है इन तस्वीरों के माध्यम से, जो ये नहीं भूलने देती सच्चा प्रेम कभी नहीं मिटता। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साहिल ने उसकी अनोखी बात सुनकर बोला, कैसे समझोगे बेटा? मैं गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूँ और तुम एक जन्म का सफर तय कर चुके हो। दिस इज नॉनसेंस। ये क्या है, जन्म, प्रेम कहानी और ये सब तस्वीरें? आप हैं कौन? मैं एक कुशल चित्रकार रमेश चंद्र हूँ जिसने राजकुमारी चंद्रिका की कई तस्वीरें बनाई थी, और तुम उसके वही पूर्व प्रेमी थे जिसकी प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ था। साहिल को उसकी बातों से बोरिंग फील होने लगा। उसने रोहन से कहा, रोहन, तो मुझे गलत जगह पर ले आया है। यहाँ पर सिर्फ टाइम पास हो सकता है और कुछ नहीं। रोहन, चलो यहाँ से। इससे पहले साहिल वहां से निकल जाता, वो चित्रकार बोल पड़ा, ठहरो बेटा, तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो मगर अपने उभरने वाले अतीत को झूठा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति तुम्हें मिली है लेकिन वो आज भी तुम्हारे प्यार को ढूंढ रही है और तुम्हें इस समस्या से निपटना होगा। ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती है, रियल लाइफ में नहीं। और जो प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में है उसका अंत मैं अपने तरीके से करूंगा। साहिल का माइंड अपसेट हो चुका था और जितनी जल्दी हो सके वो रोहन के साथ वहां से निकल गया। कौन सच है कौन मिथ्य, ये आने वाला कल ही बताएगा। जो अनहोनी घटना के रहस्य सामने हैं उन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, और इन रहस्य के अनसुलझे जाल साहिल के दिल में जहरीले कांटे की तरह चुभ रहे थे। अब तो वक्त के साथ सब निर्धारित होगा। उसी रात साहिल बाइक से लौट रहा था कि सामने नशे में धुत एक शराबी आ गया। साहिल की बाइक वहीं रुक गई। साहिल गुस्से में उससे कहता वो शराबी पहले ही बोल पड़ा, साहब, आप इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक चुड़ैल का साया मुझे नजर आया है, वो आपको मार सकती है। आप इधर से मत जाइए। साहिल को शराबी पर गुस्सा तो आ रहा था मगर उसने उलझना बेकार था। साहिल ने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वो शराबी नशे में बड़बड़ाता रहा। आने आगे जाने पर साहिल को एक औरत की छाया नजर आई। उसने बाइक स्लो की। उसी समय एक पायल की झनकार उसके कानों में पड़ी। अब साहिल वहीं रुक गया। एकाएक ही एक औरत उसके सामने दिखी। रात का धुंधला अंधेरा था, इसीलिए क्लियर साफ नहीं दिख रहा था, मगर साहिल ने इतना जरूर देखा, वो औरत एक घूंघट में थी। उसकी पायल की आवाजें सुनाई दे रही थी। साहिल ने सोचा कि ये वही है जिसने उसकी जिंदगी में हलचल मचा रखी है। इस बार ये मेरे हाथों से नहीं बच सकती। आज इसका रहस्य खुलकर ही रहेगा। वो बाइक से उतरा ही था, वो औरत एक दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी। साहिल भी उसके पीछे पीछे लग गया। वो साहिल को काफी दूर एक अंधकार भरी गली में खींच लाई। इससे पहले साहिल उसका हाथ पकड़ता, पता नहीं कहां से उस जगह पर धुआं उठने लगा।
और चारों ओर फैलने लगा। साहिल उसकी चपेट में आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे धुआं छटा तो उस जगह पर ना तो साहिल था और ना ही वो औरत। साहिल ने रात के समय जिस औरत का पीछा किया था वो उसे अपने साथ ले जा चुकी थी। और ये कहीं चंद्रिका तो नहीं? अगर ये चंद्रिका है तो साहिल आज बहुत बड़े संकट में चला गया है और किसी को इसकी खबर भी नहीं। इधर प्रीति भी साहिल के बिना अपनी जिंदगी को गुमसुम जी रही थी। उसे साहिल की बहुत याद सता रही थी। प्रीति ने साहिल को फोन किया मगर उसका फोन बंद था। अब तो प्रीति और भी परेशान हो गई। दूसरे दिन उसे पता चला साहिल कल से ही लापता है और घर भी बंद है। किसी को नहीं पता वो कहाँ चला गया। अब तो प्रीति की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई। इस तरह साहिल के गायब हो जाने पर प्रीति का दिल और भी बेकाबू हो गया। घबराहट होने लगी। उसने पता किया साहिल आखिरी बार अपने दोस्त रोहन से मिला था। बस फिर क्या था, प्रीति पहुंच गई रोहन के पास। रोहन भी साहिल के इस तरह से गायब हो जाने से हैरान था और इसका कारण यही है जो उसकी जिंदगी में खट रहा था। उसने प्रीति से कहा, प्रीति, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। क्या मतलब? प्रीति ने उससे कहा। आखिर रोहन ने उसे सब कुछ सच बताना ही लाजमी समझा जिससे प्रीति अनजान थी। और जब रोहन ने इस रहस्य से पर्दा हटाया तो प्रीति अंदर तक हिल गई। और प्रीति को उस रात की वो घटना याद आने लगी। बार बार एक औरत के द्वारा उसको परेशान करना, वो डरावनी आवाजें आना और उसके साहिल को उससे दूर कर देना। लेकिन प्रीति का दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सारी मिस्ट्री साहिल के पुनर्जन्म और एक आत्मा की कहानी पर है। इट्स के नॉट हैपन रोहन, मेरा दिल अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं, प्रीति ने रोहन से कहा। प्रीति, मैंने भी कब सोचा था साहिल की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है, लेकिन उस चित्रकार रमेश चंद की बातों से ना जाने क्यों मेरा दिल इन बातों पर बिलीव करने लगता है, रोहन ने प्रीति से कहा। कुछ देर प्रीति का गमगीन चेहरा एक सोच में डूब गया। उसके बाद उसने कहा, वेल, तकदीर मेरा कितना भी विकट इम्तिहान ले, मगर मुझे इस इम्तिहान में खरा उतरना है। रोहन, मैं सिर्फ तुमसे ही इतना कहूँगी, साहिल को खोजने में तुम मेरी मदद करोगे। ऑफ कोर्स प्रीति, साहिल मेरा दोस्त है, वो जहाँ भी होगा मैं उस तक ज़रूर पहुँचूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। थैंक यू रोहन, प्रीति ने उससे कहा। उसके बाद रोहन के पास से सीधे अपने बंद पड़े घर को लौट आई। आखिर प्रीति ने बंद पड़े अपने घर को खोल उसमें प्रवेश किया। सभी चीजें, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। धूल मिट्टी वहां जमा हो गई थी। घर बिल्कुल वीरान सा हो गया था। अपने घर में कदम रखते ही प्रीति के जहन में धुंधली यादें बसने लगी। साहिल के साथ बिताए गए प्यार भरे वो लम्हे, वो हंसी मजाक, मौज मस्ती, उनका तकरार, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे से रूठना और मनाना, सभी चीजें मानो सामने दिख रही हों। इन पलों को महसूस करते हुए प्रीति की आंखें दुख से नम हो गई। उसके बाद प्रीति ने घर की साफ सफाई शुरू की, सभी चीजों को उनकी जगह पर सेट किया। उसके बाद स्टडी रूम को साफ करते समय फाइलों और कागजातों के बीच जो सामने दिखा उसे देख प्रीति को एक झटका लगा। वही लड़की की तस्वीर जिसे साहिल शायद गलती से यहीं भूल गया और सही जगह पर नहीं रख पाया। इस तस्वीर को देखते ही प्रीति के होश उड़ गए। इसका मतलब रोहन सच कह रहा था। अब तो प्रीति ने पूरे स्टडी रूम को छान मारा और इसी बीच उसे साहिल की एक पर्सनल डायरी मिली जिसमें उसने अपने जिंदगी के गुजारे हुए कुछ लम्हों को कोरे कागज पर उतारा था। इस तरह उसके और उसकी प्रीति की जिंदगी में एक तूफान आया है जिसने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। आज जिस डिप्रेशन में मैं जी रहा हूँ इसकी वजह ये तस्वीर है। मैं नहीं जानता ये मेरे पास कैसे आ गई, कौन है ये, इसके बारे में मैं अपनी बीवी से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो लफ्ज़ ही नहीं निकलेंगे जो इस सच्चाई को बयां कर सकें। प्रीति गुस्से वाली और एक सख्त मिजाज लड़की है, कहीं वो इसका गलत मतलब ना निकाल ले, यही डर रहता है। और जो घटनाएं हो रही हैं वो सब इस तस्वीर से रिलेटेड कहानी को ही दर्शा रही हैं। आज मेरी तकदीर और हालात मुझे किसी भी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, मगर सच तो यही है, मैं आज भी प्रीति को बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। डायरी पढ़ते हुए प्रीति की आंखें भीगी जा रही थी, दिल तड़प रहा था, जुदाई के लम्हे मन को कचोट रहे थे। प्रीति ने डायरी को बंद कर दिया और उसे वहीं रख दिया। साहिल के लिखे हुए लफ्ज छुपी हुई वफा को बयां कर रहे थे और सच को सामने ला रहे थे।
अब चाहे ये शैतानी बला हो या कोई अनोखी मुसीबत, प्रीति ने तय कर लिया वो साहिल को वापस लाकर ही रहेगी, लेकिन अपने तरीके से। प्रीति ने साहिल के लापता हो जाने की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई और ना ही इस घटना का जिक्र किसी से किया, बल्कि तरीका निकाला कुछ और ही। उसने अपने एक पुराने खास फ्रेंड प्राइवेट डिटेक्टिव निखिल शर्मा को बुलवाया। प्रीति का कॉल मिलते ही डिटेक्टिव निखिल शर्मा प्रीति के पास था। निखिल शर्मा एक काबिल, जाबाज, साहसी और क्रिएटिव डिटेक्टिव था, जिसने कई अनसुलझे केसों को सुलझाया है और वो प्रीति का खास दोस्त भी है। प्रीति ने निखिल से कहा, निखिल, तुमने आज तक मर्डर मिस्ट्री के केस को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन आज तुम्हें मेरे लिए एक अनोखे केस पर काम करना होगा। क्या तुम मेरे लिए ये जोखिम उठा सकते हो? निखिल ने कॉफी का कप मेज पर रखकर अपनी आंखों पर लगे हुए ब्लैक कलर के स्टाइलिस्ट चश्मे को आंखों से उतारकर प्रीति से कहा, कैसे बातें कर रही हो प्रीति? अगर इस बार मेरी जासूसी के पैतरे तुम्हारे काम आए तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी। आफ्टर ऑल, तुमने ही तो मुझे इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, मेरे भविष्य को उज्जवल करने में मेरी बहुत हेल्प की। अगर एक दोस्त के लिए मेरी लाइफ में रिस्क आए तो मैं पीछे नहीं हट सकता। उसके बाद निखिल ने मेज पर रखी हुई उस तस्वीर को ध्यान से देखा, जो सफाई करते वक्त प्रीति के हाथ लगी थी। उसके बाद निखिल ने उस तस्वीर को अपने बैग में रखा और प्रीति से कहा, प्रीति, मुझे शुरू से लेकर अंत की कहानी विस्तार से बताओ और हर घटनाक्रम को बारीकी से मुझे रिलेट करो। आई एम श्योर निखिल। प्रीति ने हर स्थिति को निखिल के सामने बयां किया। इधर साहिल ने अपने आप को एक अनोखी जगह पर पाया, जहां पर एक टूटा उजरा वीरान खंडर था। हल्का सा धूमिल अंधेरा था, एक अजीब सा सन्नाटा दिख रहा था। टूटी फूटी दीवारों की झरोखों और वहां की खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आ रही थी। बाहर का दृश्य प्राकृतिक दिख रहा था, पेड़ पौधे, हरी भरी पत्तियां। ये जगह शायद किसी जंगल में है और अंदर चारों ओर टूटा फूटा मलबा बिखरा पड़ा था। साहिल ने हिलने की कोशिश की, मगर वो हिल नहीं सका क्योंकि उसका शरीर जाम हो चुका था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके शरीर के साथ हरकत की हो, उसे कोई खतरनाक इंजेक्शन दिया हो। वो सिर्फ अपनी आंखों से सामने की चीजों को देख पा रहा था। साहिल ने हिलने डुलने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा नहीं कर सका। उसी समय उसके कानों में मधुर पायलों की झनकार सुनाई दी। उसकी निगाहों ने जब आवाज की तरफ देखा तो कुछ ही पल में दोबारा उस जगह पर धुआं सा फैलने लगा। साहिल की निगाहें उसे देखी जा रही थी और इसी बीच एक लड़की उसमें प्रकट हुई। उसका रूप, श्रृंगार, पहनावा हूबहू उसी तरह था जैसा उस तस्वीर में था, मगर इसका चेहरा उस तस्वीर की तरह नहीं था। ये कोई और थी। उस चेहरे को देखकर साहिल को ऐसा लगा कि वो इस चेहरे से परिचित है। काफी याद करने पर वो याद नहीं कर पाया। इधर वो लड़की साहिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके पायलों की छमछम की आवाज शांत भरे इस माहौल में साफ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ही वातावरण में एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे उसके बाल हवा में बिखर गए। उसकी जुल्फें उसके सुंदर नैनों और खूबसूरत चेहरे पर पड़ने लगी। हवा की लहर से धुंध भी छटने लगी। साहिल की आंखें उसे पहचानने को उत्सुक थी। वो साहिल के बिल्कुल नजदीक आ गई और उसके लबों पर एक मुस्कान आई। साहिल ने उससे कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी चंद्रिका, उसने बहुत ही नरमी और प्यार भरे लफ्जों में कहा। यू आर लाइंग, सच बताओ कौन हो तुम और क्या है तुम्हारा मोटिव? साहिल गुस्से में जज्बाती हो उठा। उसके बाद साहिल के नज़दीक जाकर उसने साहिल से कहा, बहुत नादान हो तुम, बेवफा हो गए हो तुम, जो अपनी प्रेमिका को भूल गए हो। तुम्हें वो दिन याद है ना, जब मैं गलती से इस झील में गिर गई थी और जब मैं डूब रही थी तब तुम ही मुझे उस झील से बाहर लाए थे। मेरी जिंदगी के वो पल कितने हसीन थे। प्यार के बंधन में जकड़े हम दोनों की रूह एक हो रही थी, मगर अचानक ही उसकी आंखों में आंसू की बूंद छलकने लगी। हमारे इस प्यार को हमारे दुश्मनों की नजर लग गई। उसने हमें अलग कर दिया। जब हम छिपकर मिले तो उन लोगों ने हमारे प्यार की इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने तुम्हें मार दिया। तुम्हारी याद में मैंने भी अपनी जान दे दी, लेकिन हम दोनों एक बार फिर मिले हैं। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, जहां हमें कोई नहीं अलग कर सकता है। इस बार साहिल का गुस्सा और भी बढ़ गया।
उसने तेज आवाज में उससे कहा, बंद करो अपनी फालतू बातें। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुमसे मिल चुका हूँ। ये हमारा प्रेम का यथार्थ है जो कई सालों पहले बिछड़ी हुई हमारी प्रेम कहानी को पूरी करेगा। इतना कहने के बाद उसने एक नज़र साहिल पर डाली और देखते ही देखते वहां से ओझल हो गई। साहिल का दिमाग हैरत से फट रहा था। दिल में उलझनें और ज्यादा बढ़ रही थी और दिमाग में चिंता उभर रही थी। प्रीति के कहने पर डिटेक्टिव निखिल सक्रिय हो चुका था। वो हर कार्य को बहुत ही गुप्त रूप से कर रहा था। उसने साहिल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली, दोस्त दुश्मन, उसके कार्य विधि से लेकर अभी तक जो घटा सब कुछ। और अब उसके हाथ वही तस्वीर भी थी जो पहले साहिल के पास थी। निखिल ने उस तस्वीर को अपने मोबाइल फोन में इमेज के रूप में कैप्चर किया और उसके बाद उसने उस तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखा। उसके बाद साहिल के लैपटॉप को टेक्नोलॉजी के तहत अच्छे से अध्ययन किया। अभी तक डिलीट डाटा के थ्रू जो रिमूव हुआ है वो सब डिटेक्टिव निखिल के सामने था। गुजरी हुई रियासत रूपमगढ़ की राजकुमारी चंद्रिका पहली बार निखिल के सामने एक अनोखा विचित्र केस था, लेकिन वो इसे भी अपने जासूसी के तीव्र दिमाग के बल पर सॉल्व करेगा। निखिल ने साहिल की और भी चीजों को सामने लाया जो साहिल रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता था, जिससे और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। अचानक ही निखिल का माइंड घूमा। उसने उस तस्वीर को दोबारा देखा, तस्वीर को उल्टा किया, मगर अफसोस दूसरी तरफ प्लेन ही था। कुछ तो ऐसा है जो सामने है मगर दिख नहीं रहा। इन सब के बीच अचानक निखिल के सामने एक हैरत अंगेज मैसेज सामने आया। साहिल के पास से एक अनोखे मैसेज का मिलना और इस मैसेज का संबंध सीधा एक ही जगह पर फिक्स होता है, गुजरे हुए रियासत रूपमगढ़ की राजकुमारी चंद्रिका। अब डिटेक्टिव निखिल का दिमाग हिल सा गया। चंद्रिका जो एक अनसुलझी पहेली थी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब इसी चंद्रिका का रहस्य भी धीरे धीरे सामने आ रहा था। डिटेक्टिव निखिल ने रियासत रूपमगढ़ के इतिहास को रीड करना शुरू किया। रियासत रूपमगढ़ महाराजा भूपेंद्र सिंह के समय में उनकी बेटी चंद्रिका की एक प्रेम कहानी उसी समय में आरंभ हुई थी। उसी रियासत में राजघराने की सेवा में नियुक्त एक व्यक्ति भी था जिसका नाम तरंग था। तरंग एक गठीले बदन का सुंदर नवयुवक था। ऐसे में राजकुमारी चंद्रिका उस पर मोहित हो गई थी और तरंग से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन ये एक शर्मसार और उस राजघराने की परंपरा के विरुद्ध था। जब महाराज भूपेंद्र सिंह को मोहब्बत की इस कहानी का ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर तरंग को मौत की सजा दे दी। तरंग की मौत के साथ ही चंद्रिका ने भी उसी राजभवन के एक अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी और इस तरह से इस प्रेम कहानी का अंत हुआ। आगे चलकर यही रियासत इस देश के साथ विलय हो गया। वर्तमान में इसके वंशज आज भी रियासत से जुड़े हैं और जनता की सेवा में लीन हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राजकुमारी की आत्मा भटक रही है और अपने प्रेम को तलाश रही है। निखिल को रूपमगढ़ के इतिहास और चंद्रिका की इस प्रेम कहानी से साहिल का कनेक्ट होना कॉमन नहीं लग रहा था और ना ही इस पर बिलीव करना ठीक है। मगर जो आत्मा साहिल के नजदीक आ रही है, क्या वो चंद्रिका है? फिलहाल देखते हैं आगे और क्या तथ्य सामने आते हैं। डिटेक्टिव निखिल के इस केस की खोज उसे ले गई एक चित्रकार के पास। ये वही चित्रकार रमेश चंद है जिसने रोहन और साहिल मिल चुके हैं। वो चंद्रिका और उसके प्रेमी की तस्वीर को एक पेंटिंग के रूप में बनाता है और उसका कहना है कि इस प्रेम की छवि इसके दिमाग में आती है जो इसका एक अनुभव है। जब निखिल उसके निवास स्थल पर पहुंचा तो वहां पर उस चित्रकार की लाश मिली। उसकी किसी ने हत्या कर दी थी। निखिल हैरान हो गया। उस चित्रकार की लाश की गर्दन पर भयानक नाखूनों के निशान दिख रहे थे, मानो किसी ने इसका गला दबाकर उसकी हत्या की थी। जगह जगह डेड बॉडी पर खरोंचों के निशान थे। उस घर में सिर्फ पेंटिंग के रूप में एक ही तस्वीर पड़ी थी जिस पर खून के छींटे लगे हुए थे और उस तस्वीर में साहिल एक कन्या के साथ दिख रहा था। इस तस्वीर को देखकर निखिल का दिमाग घूमा। उसने उस तस्वीर को उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसके दिमाग में कुछ सवाल आने लगे। उसके बाद उसने उस तस्वीर को अलग रख दिया और लाश के पास आकर उसके कई फोटो खींच ली और उसकी तलाशी भी लेने लगा। उस लाश से एक कार्ड मिला। ये कार्ड एक आर्टिस्ट कार्ड था। ये इंसान एक थिएटर एक्टर है जिसका नाम सोहन लाल है। तो
ये एक चित्रकार के रूप में यहाँ क्या कर रहा है। तभी निखिल को लगा इसकी दाढ़ी मूछें शायद नकली हैं, और सच में उसकी दाढ़ी मूछें नकली ही थी। अब कहानी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही थी। अचानक ही उस घर में भयानक डरावनी आवाजें आने लगी। एक हवा का झोंका दरवाजे की तरफ से आया। इसी बीच निखिल को खून से लिखी एक और लिखावट नजर आई, जो कुछ इस प्रकार थी। मेरी मोहब्बत के बीच में जो भी आएगा उस पर एक आत्मा का कहर टूटता रहेगा। डिटेक्टिव निखिल की नजरें अलर्ट होकर घर में चारों ओर देख रही थी। कुछ ही पल में वो डरावनी आवाज आनी बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। निखिल ने सारे क्लू को इकट्ठा किया और गुप्त रूप से इस मर्डर की सूचना पुलिस को दे दी। पहली बार निखिल एक ऐसे केस में उलझा है जो बहुत ही पेचीदा है। वो जितना भी इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही उसमें उलझता चला जा रहा है। वहां से वापस आकर निखिल के पास अब कई सबूत थे, और वो पेंटिंग भी थी। निखिल ने कुछ सोचकर पेंटिंग वाली तस्वीर को देखा, और उस तस्वीर को देखा जो उसके पास पहले से मौजूद थी। इन दोनों तस्वीरों में कुछ फर्क था। दोनों ही तस्वीर अलग अलग ही रूप दिखा रही थी। निखिल ने अपने पास वाली तस्वीर के उल्टे साइड पर कुछ प्रयोग किया। मात्र 10 मिनट के बाद उस क्लीन सफेद जगह पर कुछ शब्द उभरे, जिन्हें देखकर निखिल की आंखों में चमक आ गई। निखिल ने होंठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, ओ तो ये है असली आत्मा की कहानी। जो शब्द सामने आए थे वो निखिल को सफलता के करीब ला रहे थे। अगले दिन निखिल ने अपना लुक चेंज किया और जा पहुंचा एक कॉफी शॉप में, जहां उसे एक लड़की दिखी। निखिल को इसी लड़की की तलाश थी। निखिल उसके पास आया और उससे बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैं उसके बाद में तुरंत चला जाऊंगा। उस लड़की ने चेयर की ओर इशारा करके अपना जवाब दे दिया। निखिल ने कहा, थैंक्स। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? उस लड़की ने निखिल से कहा। निखिल ने साहिल के विषय में बात छेड़ी तो उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इधर उधर देखते हुए निखिल से कहा, आई एम सॉरी, आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैं साहिल नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद उसने अपना पर्स उठाया और जाने ही वाली थी कि निखिल बोल पड़ा, 1 मिनट मैडम जी, मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपसे मिला हूँ, और ये पता किया है कि साहिल को आप अच्छी तरह से जानती हैं। निखिल की इस बात पर वो लड़की कुछ नहीं कह पाई। उसने निखिल की ओर देखा, उसके बाद अपने पर्स से एक कार्ड निकाल कर देते हुए कहा, ये मेरा एड्रेस है, कल आकर तुम मुझसे मिलना। उसके बाद वो छूटे हुए तीर की तरह निकल गई। निखिल ने उस कार्ड को देखा। उस लड़की का नाम कामिनी वडेरा था और पेशे से एक फेमस साइकेट्रिस्ट की असिस्टेंट थी। दूसरे दिन निखिल उससे मिला, उसी गेटअप में, और साहिल के विषय में चर्चा हुई। ये भी पता चला साहिल क्यों उससे मिला था। इसी बीच निखिल का हिडन कैमरा उसके शर्ट के फैशन पट्टी में छुपा हुआ दोनों की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर बाद निखिल उससे मिलकर वापस आ गया। वो कामयाबी की ओर बढ़ रहा था। एक्चुअली निखिल को उस तस्वीर में एक स्टूडियो का एड्रेस मिला था, जो शब्दों में उभर कर सामने आया था, और उस तस्वीर को किसी ने डिज़ाइन करवाया था। वो कौन था ये निखिल ने पता कर लिया, और वो आज उसी की ओर बढ़ रहा है। एक दिन वो लड़की यानी कामिनी वडेरा जब अपने घर वापस लौटी तो निखिल उसके घर में पहले से ही मौजूद था। उसने जब निखिल को वहां पाया तो वो गुस्से में बोली, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? निखिल ने उससे कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मिस कामिनी जी। साहिल को तुमने कहाँ कैद करके रखा है, ये बताने का आप कष्ट करेंगी? व्हाट नॉनसेंस, आर यू मैड? मैं किसी भी साहिल को नहीं जानती और ना ही इस इंसान के बारे में सुना है। हु आर यू? इस पर निखिल ने उससे कहा, गुड, यानी तुम साहिल को नहीं जानती, तो फिर इस वीडियो में आप किससे साहिल के बारे में चर्चा कर रही हैं? जब निखिल ने रिकॉर्ड की हुई वीडियो उसके सामने प्ले की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हुए निखिल की ओर देखा और कहा, कौन हो तुम? डिटेक्टिव निखिल शर्मा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। साहिल को तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो तुमसे एक प्रॉब्लम के विषय में मिला था। कल जो इंसान तुमसे कॉफ़ी शॉप में मिला था वो मैं ही था, और जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने साहिल की बातों को घुमाकर रियलिटी को ही चेंज कर दिया। उसके बाद निखिल ने उस तस्वीर को उसके सामने रखा और उससे बोला,
इस तस्वीर को आप अच्छी तरह से पहचानती होंगी, जिसे आपने खुद ही डिज़ाइन करवाया था। असली सच क्या है ये आप बताएंगी मिस कामिनी वडेरा। कामिनी वडेरा जैसे जड़ सी हो गई। वो अब चारों तरफ से फंस गई थी। उसने निखिल से कहा, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। उसी रात रोहन किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय एक लड़की ने वहां प्रवेश किया। वहां पर अंधेरा बहुत था। रोहन ने उसके चेहरे को देखे बगैर ही कहा, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जानती हो, उस प्रीति ने हमें बेनकाब करने के लिए एक जासूस को नियुक्त किया है। इससे पहले वो जासूस हम तक पहुंचे, तुम इस शहर को छोड़कर चली जाओ। जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना। मगर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश ही रही। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। जब उसका चेहरा सामने आया तो रोहन की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गई। उसने हैरत से उससे कहा, प्रीति तुम। प्रीति ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। नफरत और गुस्से में उससे कहा, बस रोहन, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी सभी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। कितनी घिनौनी और शर्मनाक हरकत की है तुमने मेरे साहिल के साथ। एक दोस्त होकर उसके साथ इतना बड़ा दगा किया है। ये रोहन ही था जिसने साहिल के खिलाफ इतनी गहरी और खतरनाक साजिश रची थी। उसने ही कामिनी के जरिए साहिल के पास वो तस्वीर पहुंचाई। उसने ही कामिनी को चंद्रिका की आत्मा बनाकर साहिल के जीवन में खलबली मचा दी। जितनी भी घटनाएं घटी और जो कुछ भी हुआ, इन सब में रोहन का ही हाथ था। प्रीति को सामने देखकर रोहन के पैरों तले जमीन हट गई थी। दिमाग सुन्न हो गया, मुंह से कोई लफ्ज नहीं फूटा। उसी समय डिटेक्टिव निखिल के साथ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने वहां प्रवेश किया और रोहन को अरेस्ट किया। तभी प्रीति ने उससे कहा, रोहन, तुम तो साहिल के दोस्त थे, क्यों उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्यों मेरी और साहिल की जिंदगी में अंधकार मचाया। रोहन ने एक नज़र सभी की तरफ दौड़ाई और बोला, इसका सबसे बड़ा कारण खुद साहिल है, जिसकी वजह से मेरी बहन ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। रोहन के कथन से प्रीति हैरान रह गई। कॉलेज के दिनों में मेरी बहन साहिल से प्यार करने लगी थी और बहुत ही जल्द उसे प्रपोज भी करने वाली थी। इसके बारे में उसने मुझसे कहा। मैंने भी अपनी बहन की खुशी के लिए उसकी पसंद को एक्सेप्ट किया। लेकिन जब उसे ये पता चला कि साहिल तुमसे मोहब्बत करता है और उसने मेरी बहन के प्यार को ठुकरा दिया, वो ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अपनी बहन की मौत से मैं पागल हो गया। उस दिन से साहिल मेरी नज़रों में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। मेरी बहन की मौत की वजह साहिल था और मैंने एक रिवेंज की भावना लेकर उससे दोस्ती की। तुम दोनों के बीच अलगाव की स्थिति पैदा की। जब मैं इससे सफल नहीं हो सका तब मुझे रियासत रूपमगढ़ के बारे में पता चला और उसी प्रेम कहानी को कामिनी और एक एक्टर की हेल्प से साहिल को उसमें फिट किया। लेकिन मेरे इस बिछाए हुए जाल को तुमने ध्वस्त कर दिया और मेरी साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद रोहन चुप हो गया। एक पल में ही वह खामोशी छा गई। सभी रोहन को देखने लगे और इस खामोशी को तोड़ा प्रीति की आवाज़ ने। तुम्हारी बहन नादान थी। वो ये भी नहीं समझ पाई कि दिल पर किसी का अधिकार नहीं होता। वो किसी को चाहता है, किसी को वो पाना चाहता है और तुम्हारी बहन प्यार के मामले में पीछे रह गई। लेकिन जो गुनाह तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसके बाद पुलिस रोहन को लेकर चली गई। प्रीति ने निखिल की तरफ देखा और कहा, थैंक यू निखिल। दोस्त को शुक्रिया नहीं कहते, बस वो एक दोस्त के काम आ ही जाते हैं। उम्मीद करूँगा तुम मेरे इस कार्य को एहसान नहीं मानोगी। नाउ ऑलवेज बी हैप्पी। उसके बाद साहिल और प्रीति दोबारा साथ थे। साहिल ने प्रीति से कहा, सोचा नहीं था हम दोबारा मिल सकेंगे। इस पर प्रीति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों की सांस तो आपस में जुड़ी है, जो हमें ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकती। साहिल के होठों पर एक मुस्कुराहट आई और उसने प्रीति को सीने से लगा लिया। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।